चलो बच्चों, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा कि जब आप आर एक्स लेते हैं और एम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एम जो है वो इसके बीच में आके सैंडविच हो जाता है और हमारे जी आर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बन पर यदि निगेटिव चार्ज है तो कार्बन अपने पीरियड में पहले आता है। ठीक है, इधर यदि चलो तो कार्बन क्या है, पहले आ जाता है। हम लोग ने बात करी थी कार्बन हो, N माइनस हो, O माइनस हो, F माइनस हो, तो इसके अंदर यदि हम यहाँ पर बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर, सर पहले तो आप ये बताइए कि ये बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर होते क्या हैं, इनमें अंतर क्या है? कुछ नहीं अंतर है बेटा, बस नाम का अंतर है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ पहले, फिर मैं इस पर आता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, सचिन उतरा है खेलने के लिए, उतरे हैं खेलने के लिए सॉरी, और यहाँ पर स्टेडियम में खूब सारे बंदे बैठे हुए हैं और अभी इंडिया की जो है फील्डिंग है और यहाँ पर सचिन खड़े हुए हैं सॉरी, और बंदा जो है वो यहाँ बैठ के इस मैच को देख रहा है। एक बंदा है अपने तरीके का, ठीक है, वो यहाँ पर बैठकर मैच देख रहा है, इस मैच को एंजॉय कर रहा है। अब जैसे ही उसकी नज़र सचिन पर पड़ी, तुरंत सचिन को देख के चिल्लाने लगा वो, वाह ये बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है भाई साहब, अभी देखो सिक्स मारेगा। अगल बगल वाले देख के कहने लगे पागल है क्या, अभी तो फील्डिंग कर रहा है। अरे क्या देखो तो अभी सिक्स मारेगा, बहुत अच्छा बैट्समैन है मैं जानता हूँ। ठीक है, अचानक यहां से एक स्ट्रोक पड़ा और कैच जो है सचिन की तरफ आया, फिर ये चिल्लाकर बोला बहुत सही बैट्समैन है सचिन, अभी देखो सिक्स मारेगा। लोग पागल है क्या, थोड़ा दूर हो गए उससे, ये पागल है इससे थोड़ा दूर दूर हो जाओ, इधर थोड़ा सरक गए, इससे हट जाओ यहां से, पागल है। फिर थोड़ी देर बाद सचिन बॉलिंग करने आ गए यहां पर। ठीक है, सचिन ने बॉल करी, ठीक, फिर ये चिल्ला के बोला, जैसे बॉल अपने हाथ में ली फिर ये चिल्ला के बोला बहुत जबरदस्त बैट्समैन, अभी देखो सिक्स मारेगा। लोगों ने कहा क्या है यार, पागल है क्या? देखिए, नो डाउट सचिन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक है, लेकिन अभी उनका रोल जो है ना, वो इस वक्त वो कैच कर रहे हैं तो एक वो फील्डर हैं, यहां एक बॉलर हैं, अभी वो बैट्समैन नहीं है। अभी ये कहना कि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इस कंडीशन में ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। मतलब ये है कि जैसे ये अपनी एक पीरियोडिक टेबल है, कोई निगेटिव चार्ज है और वो निगेटिव चार्ज यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर कोई निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज हो या कंपाउंड के पास लोन पेयर हो, अगर वो H प्लस के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसका रोल यहां पर कुछ और है। यदि ये इन P ब्लॉक वाले के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसका रोल कुछ और है, और यदि वो इन D ब्लॉक वालों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका रोल कुछ और है। अगर निगेटिव चार्ज H सब में है क्या, वो निगेटिव चार्ज, लेकिन हर वक्त उसके रोल अलग अलग हैं। अगर निगेटिव चार्ज H प्लस के साथ भिड़ जाता है या H प्लस के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, तब ये शो कर रहा है अपना कौन सा नेचर, बेसिक नेचर। जब ये आपका P ब्लॉक के साथ जाकर कंबाइन हो जा रहा है तब ये आपका शो कर रहा है अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर, और जब ये आपका D ब्लॉक के साथ जाकर इनके साथ जुड़ जा रहा है तो ये बिहेव करता है एज ए लीगेंड। ये बात समझ में आई? बस यहां आप ये सोचो है निगेटिव ही चार्ज, लेकिन उसके रोल जो है वो अलग अलग हैं। अभी ये कुछ और तरीके से बिहेव करता है, अभी ये कुछ और तरीके से, और इनके साथ वो कुछ और तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, जब आप किसी भी पीरियड में मूव करते हैं
तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर देखने का तरीका क्या होता है? ये तरीका होता है, आप यहां देखते हो किस चीज से? इलेक्ट्रोनिगेटिव से, कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बेसिक नेचर कैसा होगा? जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बेसिक नेचर कैसा होगा? वो अपने लोन पेयर को आसानी से क्या H प्लस को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी वो क्या होगा? बुरा बेस होगा। यहां देखने का तरीका कैसा है? आपका इलेक्ट्रॉन, जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, वो आपका अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ घसीट के रखेगा, बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा? बुरा। और यदि आप किसी पीरियड में चलते हो तो बेसिक नेचर, पहले बेसिक नेचर देखना सीखो। बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर दोनों कैसे चलते हैं? पैरेलल चलते हैं। यानी जो आपका बुरा बेस होगा, जो चीज आपका बुरा बेस होगा वो आपका बुरा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर इनमें कंपेयर करो तो इसका मतलब कार्बन जो यहां ग्रिग्नार्ड से जनरेट हो रहा है, कार्ब एनायन, कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज है, ये कैसा, क्या चीज है? ये एक बहुत तगड़ा बेस है और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। बस कंडीशन मिलनी चाहिए इसको। अगर इसको कंडीशन मिल गई तो फिर काम बन जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम में इसका यूज कैसे होगा मैं अभी सिखाता हूं आपको। पहले आप ये समझो कि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और बहुत अच्छा बेस भी है। ठीक, अच्छा, कार्बन जो यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद है, ये समझ में आ गया कि अच्छा बेस भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जरा सी भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल गई, अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक हाइड्रोजन मिल गई तो वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को तुरंत ही ले लेता है। इसके लिए एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होंगी? अगर ग्रुप 15, अगर ग्रुप 15 के पास मौजूद हाइड्रोजन हो पूरे ग्रुप में, या ग्रुप 16 से जुड़ी हुई हाइड्रोजन हो, या ग्रुप 17 के किसी भी नॉन मेटल के पास हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, तो ये ग्रिग्नार्ड उस वक्त क्या करेगा? इन सारे से H को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे 16 ग्रुप का मतलब आपके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके पास जो भी, मतलब कोई भी HX यदि आया ग्रिग्नार्ड के सामने तो तुरंत ग्रिग्नार्ड क्या कर लेगा? उससे H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे 16 ग्रुप मतलब H2O है यदि, और इसमें पूरे में H2S, H2SE, H2T कोई भी आया ग्रिग्नार्ड के सामने तो वो नोच लेगा इनसे क्या? इनकी हाइड्रोजन। इवन यदि आपके सामने NH3 वाला ग्रुप आ गया तो इसके पास की हाइड्रोजन भी खींच ली जाएगी। किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड के द्वारा। तो पहला जो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि ये आपका कहीं मौजूद एसिडिक हाइड्रोजन को घसीट लेता है। और अगर 15, 16, 17 ग्रुप के एलिमेंट के पास हाइड्रोजन उनसे जुड़ी हुई है तो ये सब घसीट ली जाएगी किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड के द्वारा। ठीक है ना? अच्छा, अब अगली बात सुनो। क्या सर बस इन्हीं से आपका ये एच घसीटता है? नहीं, और भी कुछ होते हैं, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूं। पहले मैं यहां कहानी को थोड़ा सा एक और मोड़ देता हूं। देखो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत जबरदस्त रिएक्टिविटी शो करता है। इसके पास दोनों बिहेवियर हैं। और जो एक बात आपको यहां पर अभी याद रखनी है, इसकी मैकेनिज्म हम लोग आगे देखेंगे, वो ये कि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX when react with air
यदि ये एयर O2 के साथ यदि रिएक्शन करे तो ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ROH के अंदर। मतलब बना लेता है क्या, एल्कोहल। मतलब एयर में मौजूद O2 के साथ रिएक्शन करके ये एल्कोहल बना लेता है। इतना जबरदस्त रिएक्टिव है। अब जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आप RMGX बना रहे हो उसमें वैक्यूम क्रिएट करोगे तो फिर बहुत खर्चे वाली बात है, ठीक है। और इतना सब कुछ टिटिम रचने के बाद RMGX बचा रहा, इसकी क्या गारंटी। हो सकता है कुछ एयर के साथ रिएक्शन करके वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो हाई रिएक्टिविटी के कारण हम करते क्या है, RX और Mg को मिलाते हैं ड्राई ईथर के साथ, ठीक। पहले तो ड्राई ईथर का काम क्या है, ड्राई ईथर के दो काम है। पहला काम यह है कि RMGX जब बनेगा, RMGX जब बनेगा तो ये ईथर का जो मॉलिक्यूल है, ईथर का जनरल फॉर्मूला जो है वो ऐसा है ये। तो ईथर का ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। इस सराउंडिंग करने के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और यदि आपको पता है प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब इसकी हाई रिएक्टिविटी से हमको निजात मिल जाती है। ऐसा तो रहे कम से कम कि ये बचा रहे। और दूसरी बात देखो, रूम टेम्परेचर पर ड्राई ईथर वोलाटाइल नेचर का होता है। और जिस कंटेनर में आप RX और Mg मिला रहे हो वहां पक्का है कि O2 के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। जब ये ड्राई ईथर यहां से बाहर निकलता है, क्योंकि ये वोलाटाइल है, जब ये यहां से बाहर निकलता है, कुछ ने क्या कर दिया, इसको सराउंड कर दिया। जब ये बाहर निकलता है तो अपने साथ यहां मौजूद O2 के मॉलिक्यूल को, एयर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको लेकर ये यहां से बाहर भाग जाता है। तो इसने इस दो तरीके से बनने वाले RMGX को बचा लिया। कौन से दो तरीके, एक तो इसने चारों तरफ से इसको घेर लिया जिससे ये स्टेबलाइज हो गया, चार्ज क्या हो गया, सॉल्वेटेड हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर ये बचा भी रहता और O2 रहती तो थोड़ी देर बाद ये इससे रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। तो ईथर ने दूसरा काम ये किया, जब ये बाहर निकला तो अपने साथ O2 मॉलिक्यूल को लेकर भी बाहर चला गया। अब यहां जो मौजूद ग्रिग्नार्ड है वो अब रिएक्शन करने के लिए तैयार है। अगर आप इसको कहीं से भी कोई भी एसिडिक एच दिखा देते हो, यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं RMGX एक्ट एज ए बेस। पहली प्रॉपर्टी है उसकी वो पढ़ रहा हूं मैं। केस 1, RMGX एक्ट एज ए बेस, ठीक है। अच्छा, अब RMGX बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर कोई भी चीज ऐसी मिलाओ, जैसे देखो मैंने मिलाया ROH, मैंने मिलाया H2S, मैंने मिलाया H2O, देखते चलो, यहां मैंने मिलाया मान लो RNH2, या मैंने मिलाया अमोनिया, या मैंने इसके साथ मिला दिया ये कंपाउंड, या मैंने इसके साथ मिला दिया ये वाला कंपाउंड, या मैंने यहां पर मिला दिया D2O, ठीक है। कोई भी चीज जो हमने आपको बताया ना कि ग्रुप 15, 16 इन वाले कंपाउंड्स को यदि आप मिला दोगे तो कहीं पर भी यदि इसको एसिडिक एच दिख गया, जैसे यहां से चालू करते हैं,
ग्रिग्नार्ड है, इसको सामने दिख गया कि ये H जो है हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तुरंत यहां क्या बना देगा, देखो एक बना देगा RH, ये वाला R कंबाइन हो जाता है इसके H से, ठीक है। बाकी बची हुई चीज वो इनऑर्गेनिक वाला प्रोडक्ट है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई पूछ ले तो ये बन जाएगा RO माइनस MgX, इस टाइप की चीज बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी क्या बन जाएगा RH, इधर भी फॉर्मेशन सोचो जरा किस चीज का हो जाएगा RH। इधर यदि आओ, इधर बताओ क्या चीज बन रही होगी, अब यहां हमने क्या चीज ले लिया है D2O, तो D2O के केस में अब की क्या बन जाएगा RD, आ रही बात समझ में। अच्छा इधर आ जाओ, क्या ये 15 16 17 इनमें से किसी से जुड़ी हुई है, अब यहां हमने सारे नहीं लिखे, HF नहीं लिखा, वो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहां पर हमने RNH2 लिया, यहां पर भी क्या बन जाएगा RH। अब देखो यहां कार्बन आया, कार्बन उसमें मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि कार्बन के केस में कुछ स्पेसिफिक जगह से ही वो निकालता है। जैसे यहां से H यदि निकले तो पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, घूमने लगेगा नेगेटिव चार्ज, घूमने लगेगा ना, घूमने लगेगा तो यहां से ये R जो है वो H लेकर चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही। तो जनरली जो कार्बन के मैं जो केस दिखा रहा हूं, अभी सिर्फ इन्हीं केसेस पर आप नजर रखिएगा, इसके अलावा केस जो होंगे ना वो बताता चलूंगा, इन जनरल मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं निकाल के ले चल रहा हूं ना वैसे ही करिएगा आप। यहां CH2 है, वो वाला जो हमने एक्टिव मिथाइल वाला बताया, तो ये वाला एरोमेटिक है, H हटने के बाद यहां निगेटिव चार्ज घूमने लग जाएगा और H लेकर भाग जाएगा क्या, R, तो यहां बन जाएगा RH। सिमिलरली जितने हमने कहा, फिर से जो केस अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कार्बन से रिलेटेड, वही चीजों को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक। यहां वाला जो ये CH3 वाला, ये जो CH2 वाला जो ग्रुप है, इसको हमने क्या नाम दिया था, एक्टिव मिथाइल ग्रुप। H हटने के बाद दोनों साइड रेजोनेंस हो रहा था, यहां से भी ये क्या करेगा, लेकर निकल जाएगा और फॉर्मेशन करेगा RH का। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अगर कहीं एक और कार्बन का एक और केस यहां मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, और अभी आप इन तीन ही को अपने दिमाग में रखिएगा, जनरलाइज मत करिएगा। एक तीसरा केस मैं ले लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये R इफेक्ट वाले ले लिए, एक मैं केस ले लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन वाला, मतलब यदि हमारे पास ये कंपाउंड हो, एक सेकेंड बच्चों, यदि हमारे पास यहां कंपाउंड ये हो, अरे बाप रे, R C ट्रिपल बॉन्ड C और H, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन के कारण ले लिया जाएगा RX के द्वारा, और यहां बन जाएगा क्या, इसको प्राइम ले लेते हैं, यहां बन जाएगा क्या, R और H। इन सब जगहों पर RMGX ने किस तरीके से बिहेव किया है, इस हर जगह पर RMGX ने बिहेवियर शो किया है, किस तरह से, एक्ट एज ए एसिड, एसिड की तरह से इसने काम किया है, ठीक है। अच्छा, अब इतनी चीजों से बेस्ड क्वेश्चन, पहले तो जो छोटा सा हमसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे मुझसे ये पूछा गया कि CH3 CH, इधर मैं लिख लेता हूं CH3, ठीक है, इधर मैंने कह दिया CH2 और इधर कह दिया CH3, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एल्केन है, ये एल्केन कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाई जा सकती है, कितने GR हैं जो इस एल्केन को बना सकते हैं, यदि उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं मान लीजिए H2O से, मतलब आप एक इसको बनाना है, इस एल्केन को बनाना है, इस वाली एल्केन को, ठीक है, और आप मुझे बताओ कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे पॉसिबल हैं जो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे एल्केन। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, इसमें देखो जरा,
RMgX कहीं से भी जब H ले रहा है तो सब में क्या बना दे रहा है वो? R तो कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल हो फेनिल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, R यहां पर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है PHMgBr, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहां टेंशन मत लीजिएगा कि कोई दिक्कत होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि अब जरा यहां मेरी बात सुनना, यहां हो सकता है डाउट आए, चलो अभी रहने दो इसको, ये बड़ा हो जाएगा वरना इसको नेक्स्ट में बता देता हूं। पहले आप यहां पर ये सेट कर लो दिमाग में कि ये आर कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी एल्काइल रिंग भी हो, चेन भी हो सकती है, PHMgBr भी हो सकता है, कोई भी चीज ये आर हो सकती है, इस पर कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। बस Mg और इसके साथ मिलाइए, Mg बीच में सैंडविच हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर RMgX जब ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन के बाद जनरेट जो हुआ, यहां पर जो RMgX जनरेट हुआ वो वाटर के साथ क्या कर रहा है, सिर्फ उससे H ही तो ले रहा है और एल्केन बना दे रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं मान लो मुझे ये एल्केन बनानी होती, एक सिंपल सा केस था, मुझे ये एल्केन बनानी होती, तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेता जिसकी वाटर से रिएक्शन से मैं ये बना सकता था? तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ले लेता, CH3 MgBr या X कुछ भी ले लो। अगर मैं इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाता तो ये वाला पार्ट H ले लेता और बाकी Mg के साथ आ जाता, MgOH ये वाली चीज बन जाती, ठीक है ना। मतलब ये बन जाता और साथ में क्या बन जाता, Mg, एक साइड में OH आ जाता, एक साइड में Br आ जाता, ऐसा केस बन जाता, ठीक। मतलब अच्छा फिर से देखो, अगर मान लो हमसे कहा गया होता कि सर नहीं ये नहीं बनाइए आप तो ये बनाइए, CH3 CH2 CH3 ये बनाइए, तो हमें पता है कि हमारे R ग्रुप को क्या नसीब होना है, सिर्फ एक H नसीब होना है। तो हमें अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद सोचना पड़ेगा कि यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बना लूं। जरा मेरी बात सुनो, मैं ये यदि कर दूं कि CH3 CH2 CH2 MgBr या MgCl कुछ भी ले लो, इस पर यदि मैं पानी की रिएक्शन करवा दूं तो क्या मैं ये बना लूंगा? बिल्कुल, यहां H आकर जुड़ जाएगा, बाकी Mg वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये बनाने के लिए मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर लूं तो भी काम चल जाएगा? CH3 C CH3 इधर आ गया H MgBr, देखो अगर मैंने ये ले लिया तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये भी यदि वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला H ले लेगा, फिर से हमको ये मिल जाएगा। आई बात समझ में? मतलब हम यहां एक रूल बना सकते हैं कि इस कंपाउंड में ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसका यूज कर लेते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कितने मोनो हेलो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, कितने मोनो हेलो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, या क्लोरो जो भी कर लो, मोनो हेलो डेरिवेटिव कितने पॉसिबल हैं। तो यहां आप Br लगा सकते हो, जहां पर Br लग गया, मान लो यहां आपने Br लगा दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, यहां Br लग गया, जब Mg के साथ रिएक्शन कराओगे तो Mg यहां सैंडविच हो जाएगा और जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इसको H मिल जाएगा। मतलब ये है हमारा एक ग्रिग्नार्ड। जब आप यहां Br लगाओगे तो यहां पर भी जब आप Br यहां पर आपने लगाया, फिर जब आप Mg के साथ रिएक्शन कराओगे तो Mg यहां सैंडविच हो जाएगा, फिर आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। यानी मैं यहां एक रूल छोटा सा लिख सकता हूं, रूल ये है कि नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोनो हेलो प्रोडक्ट।
आई बात समझ में? थोड़ा दिमाग लगाना इस जगह पर। अब यहां पर देखो, यानी अब हमको यदि पूछ लिया जाए कि कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं जो ये बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ग्रिग्नार्ड पर बनाने जाने से अच्छा क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे कि कितनी जगह पर हैलोजन अलग अलग लग सकता है, क्योंकि जहां हैलोजन लग गया वहां ग्रिग्नार्ड पॉसिबल हो जाएगा, एमजी आकर उसमें सैंडविच हो जाएगा बीच में, और जब भी पानी से रिएक्शन करोगे सिर्फ उस पर एच आकर लग जाएगा। आई बात समझे? तो कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल हैं यदि आप देखना चाहो तो जरा देखो। अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं स्टीरियो वाला पार्ट, अभी पहले नॉर्मल समझा दूं मैं आपको, आप मुझे बताना। देखो, एक यहां लग सकता है एक्स ग्रुप, ठीक है, एक यहां लग सकता है एक्स ग्रुप, ठीक, एक यहां लग सकता है एक्स ग्रुप, एक यहां लग सकता है, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही। ऐसा सवाल आपने पहले भी किया हुआ है। तो कितने डिफरेंट ग्रिग्नार्ड पॉसिबल हैं? यदि स्ट्रक्चरल के बारे में बात करें तो 4 पॉसिबल है। आई बात समझ? अच्छा, अब मुझे आप इस छोटे सवाल का जवाब दो, क्योंकि सवाल वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे इस सवाल का जवाब दो कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H4, ठीक है, ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है, ओपन कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई CH3MgBr से। इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3MgBr से और हमको मिला 4 मोल मेथेन गैस। 4 मोल मेथेन गैस का मतलब समझ में आ रहा है कि इसके पास कितने H हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं? दिमाग लगाइएगा। 4 मोल मेथेन गैस मिली और हमसे कहा जा रहा है फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है बच्चों, जरा दिमाग लगाइए, मैं बता रहा हूं इसका जवाब। देखो, इसके अंदर पहले तो अनसैचुरेशन चेक करो कितने हैं, अनसैचुरेशन चेक करो कितने हैं, और अनसैचुरेशन में ये समझ लेना कि ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन के केस में ओपन चेन जब है तो तभी निकालता है जब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तभी निकालता है जब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो कितने हो गए? यहां होने चाहिए 20 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी यहां है 4 कम कर दो 16, 16 का मतलब अनसेचुरेशन है कितना? ये है आपका 8 अनसेचुरेशन है इसके अंदर, इसके अंदर 8 अनसेचुरेशन है। अब मैंने कहा 8 अनसेचुरेशन के लिए मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इसमें कितने अनसेचुरेशन आ गए? 2, ठीक है। एक मैंने और ट्रिपल बॉन्ड बनाया, हमें कार्बन कितने लेने? 9, एक मैंने और ट्रिपल बॉन्ड बनाया, कितने खर्च हो गए हमारे? 2, 4 खर्च हो गए, बिल्कुल सही, सिमेट्री मार दो। एक और बनाया, एक और बनाया। सर हम कैसे समझेंगे? आ जाएगा, बच्चे ही बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर देखो कितने मोल खर्च होंगे? 1, 2, 3, 4, 4 एसिडिक हाइड्रोजन है तो 4 मीथेन के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। और देखो फॉर्मूला देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हाइड्रोजन है 4, ये है आपका स्ट्रक्चर। आई बात समझे? ठीक है, तो इस तरह से आपका पूछा जाता है कहीं पर। एक लास्ट सवाल और कर लें अभी, बस एक और छोटा सा। यहां मैंने OH कर दिया, यहां मैंने COH कर दिया, यहां मैंने कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां मैंने कर दिया SO3H, और यहां कर दिया SH। और मैंने कहा कि इसमें यदि मैं CH3MgBr की रिएक्शन कराऊं तो कितने मोल मीथेन गैस के बाहर निकलेंगे? बताइए मुझे।
ठीक है बच्चों, तो ये अभी ग्रिग्नार्ड का हम लोगों ने एक रूप देखा है। यहां हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, यहां हम लोग एक बेसिक टाइप की चीज ये सीखी कि भाई न्यूक्लियोफाइल इससे कंफ्यूज क्यों होते हैं। एक चीज याद रखनी है, ग्रिग्नार्ड हाई रिएक्टिविटी शो करता है तो एयर के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना देता है। फिर ये चीज कि कहीं पर भी इसको H दिख गया 15 16 17 वाला तो उस H को घसीट लेता है। और कार्बन के केस में अभी आपको एक ये केस, एक ये केस, एक ये केस, यानी बोथ साइड रेजोनेंस, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और एरोमेटिक, ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार है ये वाला पार्ट, बहुत मजेदार। ठीक है ना, अब इसके खत्म होने के बाद आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बस इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे लो।